अब हम अग्नाशय की थोड़ी सी चर्चा कर लेते हैं। अग्नाशय, अग्नाशय की अगर मैं बात करूं, अग्नाशय या इसको हम क्या बोल सकते हैं, पेनक्रियास। पेनक्रियास जो होती है यह मिश्रित ग्रंथि होती है, मिश्रित प्रकार। कैसे होती है, मिश्रित। मिश्रित क्यों बोलते हैं, क्योंकि यह एक्सो और एंडो दोनों प्रकार की ग्रंथि होती है। एक हमारे शरीर में एक्सोक्राइन ग्लैंड होती है और एक एंडोक्राइन ग्लैंड होती है। जो एंडोक्राइन ग्लैंड होती है तो वह हमारे शरीर में कई प्रकार के हार्मोन्स का स्रावन करती है। तो इस प्रकार से जो एक्सो ग्रंथि होती है, ये बाकी ये ग्रंथि एक्सो है, यहाँ पे जो यह जूस का या एंजाइम का यह स्रावन डायरेक्ट यहाँ पे कर दिया जाता है। तो इसको बोलते हैं हम एक्सोक्राइन और एंडोक्राइन, या एक्सो और एंडो का दोनों फंक्शन होने का इसको मिश्रित ग्रंथि कहते हैं। और यह हमारे शरीर की सबसे बड़ी मिश्रित ग्रंथि है। पॉइंट याद रखना, सबसे बड़ी मिश्रित ग्रंथि, मिश्रित ग्रंथि। ठीक, अब अगर हम इसकी बात करें तो ये एक आपको लीफ के समान या पत्ते के समान एक संरचना दिखाई दे रही होगी। अब यहाँ पे आमाशय के जस्ट नीचे यह स्थित होती है तथा यहाँ पे जो डियोडिनम वाले भाग को यह अधिकतम यहाँ पे कवर करे हुए रहती है। देखने में वह हल्के पीले रंग की होती है। अब अगर मैं एंडोक्राइन की बात करूं तो इसको हम एंडोक्राइन ग्लैंड्स में भी रखते हैं, क्योंकि इसमें इंसुलिन नामक हार्मोन का स्रावन होता है। आपने देखा होगा कि यदि शरीर में शर्करा की मात्रा या शुगर की मात्रा जिसमें बढ़ जाती है तो इंसुलिन नामक हार्मोन से यहाँ पे सीक्रेट होता है, जिसमें जो आपने देखा होगा कि यदि किसी को शुगर है तो उसको इंसुलिन से अतिरिक्त मात्रा में दिया जाता है, क्योंकि यहाँ पे वह इंसुलिन उतनी मात्रा में स्रावित नहीं हो पाता है। तो उस स्थिति में उसको ऊपर से इंसुलिन से देते हैं। तो यहाँ पे अनेक नलिकाएं इस प्रकार से यहाँ पे इस प्रकार से इससे जुड़ी रहती है और यहाँ पे एक कॉमन डक्ट बनाती है जिसको हम पेनक्रियाटिक डक्ट कहते हैं। यह इसके द्वारा कई प्रकार के जूस या इसको हम पाचक एंजाइम्स कहते हैं का स्रावन होता है। अगर मैं बात करूं तो इसके द्वारा ट्रिप्सिन, एमाइलेज के अलावा ट्रिप्सिन, एमाइलेज, इसके अलावा इसमें न्यूक्लियस और चौथा होता है लाइपेज। ये कुछ एंजाइम्स जिसको कि कॉमनली हम बोल सकते हैं पेनक्रियाटिक जूस। क्या बोल सकते हैं इसको, पेनक्रियाटिक या अग्नाशयी जूस, पेनक्राई, या इसको हम इस प्रकार से ले सकते हैं पेनक्रियाटिक जूस, पेनक्रियाटिक जूस। तो यह पेनक्रियाटिक जूस जो होते हैं यहाँ पे जब इस आहार नाल में आ जाते हैं, जो छोटी आंत में आते हैं, तो यह किसका पाचन करते हैं, जैसे ट्रिप्सिन, एमाइलेज, न्यूक्लियस तथा लाइपेज। इसको एक छोटा सा हम चार्ट के रूप में यहाँ पे बताना चाहेंगे। तो इस प्रकार जो अग्नाशय होता है, अग्नाशय से यह 4 प्रकार की एंजाइम्स की हमने बात की थी, जिसमें एमाइलेज, लाइपेज, न्यूक्लियस तथा ट्रिप्सिन की बात की थी। और प्रत्येक एंजाइम्स जो होते हैं वो स्पेसिफिक जो हमारे अवयव होते हैं उस पर एक्शन करते हैं। जैसे स्टार्च, एमाइलेज का एक्शन कर रहा है स्टार्च एवं ग्लाइकोजन। अब स्टार्च क्या है, कार्बोहाइड्रेट का एक रूप है, जटिल कार्बनिक अणु है। इसको यह माल्टोस में कन्वर्ट कर रहा है, लेकिन यहाँ पे भी पूरा पाचन नहीं हुआ माल्टोस को जब तक कि ग्लूकोज में परिवर्तित न कर दे। मतलब पाचन का कॉन्सेप्ट भी यह है कि यह सरल अणुओं में इसको कन्वर्ट करना है, क्योंकि माल्टोस के आगे यह ग्लूकोज में कन्वर्ट होगा, वह क्रिया अब आगे होगी। लाइपेज, यह जो इमल्सिकर वसा होती है, इमल्सीकृत वसा होती है, इस वसा को वसा अम्ल तथा ग्लिसरॉल में कन्वर्ट कर देता है। न्यूक्लियस
जो होता है यह न्यूक्लिक एसिड के साथ में क्रिया करके न्यूक्लियोटाइड में कन्वर्ट कर देता है। जो ट्रिप्सिन होता है यह प्रोटीन पे एक्शन करके या प्रोटीन के साथ क्रिया करके उसको अमीनो अम्ल में बदल देता है। तो इस प्रकार जो आहार नाल में जो पेनक्रियास के द्वारा जो एंजाइम सीक्रेट होती है, इस प्रकार से पाचन में उसका महत्वपूर्ण रोल होता है। अब हम देखेंगे कि जो छोटी आहार नाल के द्वारा जो पाचक एंजाइम साबित हो रहे हैं उसके द्वारा किस प्रकार से यहाँ पे पाचन होगा। अब जो इंटेस्टाइनल जूस है जिसको हम आद्य ग्रंथि कहते हैं, इस आद्य ग्रंथि के द्वारा कुछ एंजाइम्स का स्रावन हो रहा है। इस एंजाइम्स की हम बात कर रहे हैं पेप्टाइडेज, लाइपेज, इन्वर्टेज, माल्टेज तथा न्यूक्लियेज। इनका अलग अलग भोज्य पदार्थों के ऊपर यहाँ पे इसकी एक्शन हो रही है। जैसे पेप्टिडेज को का एक्शन जो है पेप्टोन पे हो रहा है, जो कि इसको एमिनो अम्ल में इसको परिवर्तित कर रहा है। लाइपेज एंजाइम्स जो है यह बची हुई जो इमल्सिफरस वसा थी इसको वसा अम्ल में बदल रहा है। इन्वर्टेज सुक्रोज के साथ में रिएक्शन करके ग्लूकोज तथा फ्रक्टोज में बदल रहा है। माल्टेज एंजाइम्स माल्टोज में क्रिया करके ग्लूकोज तथा गैलेक्टोज में परिवर्तित कर रहा है। न्यूक्लियस जो है यह न्यूक्लिक एसिड पे क्रिया करके उसको न्यूक्लियोसाइड्स में परिवर्तित कर रहा है। इस प्रकार यहाँ पे आहार नाल के अंदर छोटी आहार नाल में पूर्ण पाचन हो जाता है। पाचन का मतलब समझ रहे हो ना, प्रोटीन का पाचन हुआ, प्रोटीन से वो काय में बदल गई, अमीनो अम्ल में बदल गई। सबसे छोटा अणु ये तो क्या है, मीडिएटर है, पेप्टोन्स है ना। अब वसा जो है यह वसा अम्ल और विस्तार में बदल गई, और जो हमारे शरीर में कार्बोहाइड्रेट था वह ग्लूकोज में बदल गया। तो यह इकट्ठे एक जगह नहीं बदल रहा, कुछ एंजाइम्स इसको मध्यस्थ पदार्थ में बदलते हैं, उसके बाद वह आहार नाल में पूर्ण रूप से उसका पाचन हो जाता है। यहाँ पे प्रोटीन का पूरा पाचन हो गया, यहाँ पे वसा का पूर्ण पाचन हो गया, यहाँ पे कार्बोहाइड्रेट का पाचन हो गया। तो वसा में जो पाचन हुआ, वसा काय में बदल गई, वसा जो है वसा अम्ल में बदल गई, वसा अम्लता विस्तार में बदल गई। तो प्रोटीन जो है वह काय में बदल गया, अमीनो अम्ल में बदल गया, कार्बोहाइड्रेट जो है वो ग्लूकोज में बदल गया। तो इस प्रकार से सारा जो पाचन होता है यहाँ पे कंप्लीट हो गया, और इसके बाद में यह भोजन का पूर्ण पाचन होने के बाद अब यहाँ पे इसको अवशोषित किया जा सकता है, क्योंकि अब यह हमारे काम का हो गया। इसको बोलते हैं हम चाइल। अब यहाँ पे जो भोजन की स्थिति होती है, जो पाचक पदार्थों की स्थिति होती है, इसको बोलते हैं हम चाइल। मतलब छोटी आंत में जो भोजन होता है इसको जब एकदम तरल हो गया, जो कि अवशोषित किया जा सके, इसको चाइल कहते हैं। अब इस चाइल को जो हमारे आहार नाल के अंदर भाग में जो रसांकुर होते हैं, जिसको माइक्रोविलाई कहते हैं, इसको अवशोषित करके रुधिर में डाल दिया जाता है। रुधिर में डालने के बाद यह परिवहन तंत्र के द्वारा पूरे कोशिका में बांट दिया जाता है, जिसको हम बोलते हैं स्वांगीकरण। और कोशिका में कोशिकीय शोषण में यह पोषक पदार्थों का उपयोग होता है, जिसकी हम चर्चा पहले की थी। तो इस प्रकार यह हो गया छोटी आहार नाल। अब हम थोड़ा सा देख लेते हैं बड़ी आहार नाल का क्या रोल है। अब देखते हैं हम बड़ी आंत। बड़ी आंत जिसको हम बोलते हैं लार्ज इंटेस्टाइन, इसको दो भागों में बांटते हैं हम। एक तो ये जो होता है यह भाग, इसको हम कोलान कहते हैं। पहला भाग क्या है, कोलान, और दूसरे भाग को हम क्या कहते हैं, रेक्टम। रेक्टम। तो यहां पे रेक्टम और कोलान, कोलान भी देखो यहाँ पे तीन प्रकार का है। यहाँ पे ये जो कोलान है यहाँ पे, इसको बोलते हैं ट्रांसफर कोलान। यह जो कोलान है इसको डिसेंडिंग कोलान, और ये वाला जो कोलान है इसको एसेंडिंग कोलान। एसेंडिंग कोलान, ट्रांसफर कोलान और यह डिसेंडिंग कोलान, तीन प्रकार की स्थिति के आधार पे। ये एसेंडिंग मतलब आने वाला, ट्रांसफर मतलब इस प्रकार से, और यह डिसेंडिंग। और यह कोलान जो है यहाँ पे रेक्टम, यानी इसको हम मल द्वार कहते हैं, यहाँ पे खुलता है।
आहार नाल, बड़ी आहार नाल का पाचन में या इसमें कोई बहुत ज्यादा रोल नहीं है यहाँ पे, लेकिन कहने में यह बड़ी आहार नाल है। अब ये छोटी आहार नाल जो होती है यहाँ से जो जुड़ती है तो एक नलिकाकार संरचना होती है जिसको हम क्या बोलते हैं, सीकम बोलते हैं। इस सीकम के पास से एक छोटी रचना निकलती है जिसको हम अपेंडिक्स कहते हैं। यह अपेंडिक्स जो होता है हमारे शरीर में इसका कोई उपयोग नहीं होता है, यह बल्कि हमारे लिए क्या है, ये अवशेषी अंग का काम करता है। हमारे लिए यहाँ पे इसका कोई उपयोग नहीं है। कभी कभी यह बढ़ जाता है तो इसको ऑपरेशन के द्वारा बाहर निकला जाता है, काफी दर्द देता है। तो इस प्रकार से यह भोजन आगे की ओर बढ़ते हुए यहाँ पे रेक्टम में पहुंच जाता है और इस रेक्टम में पहुंचने के बाद इसको समय समय पर इसको खाली कर दिया जाता है, साफ कर दिया जाता है। यहाँ पे यह गुदा द्वार के द्वारा इसको यहाँ बाहर निकाल दिया जाता है, जो कि हमारे लिए यह वेस्ट या अपचा भोजन जो होता है, जो कि वेस्ट पदार्थ होता है, इसको बाहर निकाल देने का काम कौन करता है, यहाँ पे गुदा करता है। तो इस प्रकार से यह आहार नाल हो गया। अब बड़ी आहार नाल में कुछ पानी का भी अवशोषण होता है, तो कुछ अवशोषण यहाँ पे पानी जैसे चीजों का अवशोषण होता है। तो इस प्रकार आपका मनुष्य का पाचन तंत्र या जिसको हम ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम कहते हैं यहाँ पे कंप्लीट होता है। कि एलिमेंट्री कैनाल के सारे पार्ट हमने देख लिया, हमने बक्कल कैविटी देख लिया, हमने फेरिंग्स देख लिया, हमने इसोफेगस देख लिया, हमने स्टमक देख लिया, हमने स्मॉल इंटेस्टाइन के अंतर्गत डियोडिनम, जुजेनम, इलियम, छोटी आहार नाल देख ली। इसके बाद बड़ी आहार नाल की हमने बात की थी। बड़ी आहार नाल जो है यह कोलान तथा रेक्टम से मिलकर बनी हुई, जो कि एनस तक फैली हुई है। तो पूरी आहार नाल को माउथ या बक्कल कैविटी टू एनस तक कहा गया। इसमें किस प्रकार से कहाँ का पाचन होता है, आमाशय में क्या पाचन होता है, उसके बक्कल कैविटी में क्या पाचन होता है, छोटी आहार नाल में क्या पाचन होता है, लीवर्स के द्वारा कौन से जूस स्रावित हो रहे हैं, पेनक्रियास के द्वारा कौन से जूस स्रावित हो रहे हैं और किस प्रकार का यहाँ पे पाचन हो रहा है। पाचन को हमने समझ लिया था इस प्रकार से जटिल कार्बनिक अणु सरल कार्बनिक अणु में परिवर्तित हो रहे हैं। तो इस प्रकार यह मानव का एक पाचन तंत्र यहाँ पे समाप्त होता है। मुझे पूरी उम्मीद है कि यहाँ पे बहुत सरल तरीके से जो समझाई गई चीजें हैं आपको समझ में